नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉप 28 जो कि दुबई में हुई थी फाइनली खत्म हो चुकी है। ठीक है। एंड अगेन आज हम कॉप 28 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी उसके आउटकम हैं, जितने भी जिन पिलर्स पर कॉप 28 में बात हुई है, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें या जो कॉप 28 ये हुई है, ये इतनी यूपीएससी के लिहाज से, यूपीएससी सीएससी के लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगेन, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। चाहे 2000 आपका 21 में पूछा हो क्वेश्चन, चाहे 2023 में पूछा हो, चाहे प्रीलिम्स में पेरिस समझौते से संबंधित सवाल हो, चाहे प्रीलिम्स में रियो प्लस 20 से संबंधित सवाल हो। तो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में साल दर साल यूपीएससी इससे मतलब बेसिकली जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ठीक है। तो यहां पर अगेन कॉप 28 फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड कॉप 28 इंपॉर्टेंट होने के बाद क्यों, बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसलिए होती है क्योंकि आने वाली जो मुख्य परीक्षा है, वो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें यूपीएससी फिर से सवाल पूछ सकती है। लेकिन कॉप 28 के बारे में जानने से पहले हमें एक कन्वेंशन के बारे में यहां पर जानना है, दैट इज यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में कहेंगे इसको जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ठीक है। इसी के अंडर होती है, इसी कन्वेंशन के अंडर होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जानेंगे सबसे पहले कि यूएनएफ ट्रिपल सी का उद्भव कैसे हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कहानी है वो शुरू होती है 1972 से, और 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से। ठीक है। जो अपने आप में इन्वायरमेंट से रिलेटेड सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी। ठीक। इसके बाद 1992 में 20 साल बाद रियो प्लस 20 भी कहते हैं इसको, या फिर अर्थ समिट भी कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट भी इसको कहते हैं। ठीक है। 1992 में 1992 में तीन कन्वेंशंस जो हैं निकल कर आती हैं 1992 के इस रियो समिट से या अर्थ समिट से। वो कन्वेंशंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो कन्वेंशन होती है, जैसे यूएनसीबीडी, जो कि बायोलॉजिकल यानी कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित काम करती है। ठीक है, या उसके बारे में बात करती है। ठीक है। और इनको सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। यूएनसीसीडी, जो कि डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को कॉम्बैक्ट या फिर उसको कम करने से संबंधित बातें करती है। एक अगेन यूएनएफ ट्रिपल सी, जिसकी हमें बात करनी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगेन क्लाइमेट चेंज से लड़ने या क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन है आपके पास, वो थी यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है। अगेन जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमारे पास ये कन्वेंशन थी। ठीक है। तो चलिए यूएनएफसीसी के बारे में जानते हैं। यूएनएफसीसी के बारे में जानते हैं। ठीक। होता क्या है कि 1992 में तो इस कन्वेंशन का बेसिकली जन्म होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। 1994 में ये जो कन्वेंशन है ये आती है फोर्स में, एंटर इनटू फोर्स। ठीक। इसी के आर्टिकल 7 में डिफाइन है कॉप। हिंदी में इसको कहीं कहीं आप कॉप भी लिखा देखोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पार्टियों का सम्मेलन। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को डिफाइन किया गया है यूएनएफ ट्रिपल सी की रूल बुक में। क्या बोला गया है कॉप के बारे में? कॉप के बारे में बोला गया है कि भैया ये है आपकी उच्च निर्णय लेने वाला निकाय। ठीक है। और क्या बोला गया है? या फिर सर्वोच्च निकाय, है ना।
हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी या फिर सुप्रीम बॉडी, ऐसा कहा गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को डिफाइन करते वक्त यूएनएफसीसीसी की रूल बुक में। ठीक है, अगर हम कुछ फेमस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें तो सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी वो हुई थी कॉप 1 1995 में। कहां पर? बर्लिन में। ठीक है, जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद एक कॉप होती है आपकी कॉप 3 क्योटो में 1997 में। फिर उसके बाद एक कॉप होती है आपकी कॉप 21, कॉप 21 यानी कि पेरिस समझौता अभी से कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, और इस ऐसे ही जारी रहते 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 एंड फाइनली 2023 में आपकी होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसकी हमें बात करनी है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में तो पेरिस एग्रीमेंट में कुछ महत्वपूर्ण आउटकम हमारे सामने आए। एक ये था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का हमें 2 डिग्री जो टेम्परेचर है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करना या उसको इतना नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को, और बेस्ट पॉसिबल क्या है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसे सीमित करना है। एक एनडीसी बाहर आया, नेशनल डिटरमाइन गोल। ठीक है, राष्ट्र के निर्धारित योगदान, जैसे मैं इसकी बात करूंगा एट द एंड ऑफ लेक्चर। ठीक है, और इसके बाद जो संज्ञान में आता है वो है ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक, तो आप पूछेंगे कि भाई ये ग्लोबल स्टॉक टेक होता क्या है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 28 हुई है उसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, देन हम ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करेंगे। देखिए 4 पिलर जो है बेसिकली कॉप 28 के, जिन पर चर्चा हुई है या फिर जो भी आउटकम आया है इन 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग ही आया है। और ये मात्र क्लाइमेट चेंज से लड़ने के रिलेटेड नहीं है, ये समावेशिता की भी बात करता है, यानी कि सतत विकास की भी बात करता है, लोगों की आजीविका या लोगों के बारे में भी बात करता है, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो एक उचित व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना, जलवायु वित्त को दुरुस्त करना, लोगों के जीवन और उसके आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना, और समावेशिता के साथ सभी चीजों को क्या करना है, रेखांकित करना है। तो ये 4 वो स्तंभ हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में चर्चा हुई। ठीक है, और इन्हीं 4 या इन्हीं 4 पिलर्स के ऊपर बेसिकली कॉप 28 का जो है आउटकम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक की। ठीक, तो चलिए पहले ग्लोबल स्टॉक टेक का, ग्लोबल, हिंदी में भी इसे ग्लोबल स्टॉक टेक ही कहेंगे, का आउटकम जो है, या फिर बेसिकली ग्लोबल स्टॉक टेक का जो बेसिक चीजें वो हम जान लेते हैं। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या करता है, एक प्रकार का रिव्यू मैकेनिज्म है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। कैसे है? एक प्रकार का मूल्यांकन तंत्र है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। जैसे सभी के सभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ आते हैं, आने के बाद ये देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्या हमने किया है, क्या उसका अभी तक प्रभाव है, ठीक है, और क्या करना बाकी है। ठीक है, हालांकि ग्लोबल स्टॉक टेक की बात 2009 से ही होती आ रही है। 2015 का जो पेरिस समझौता है उसके आर्टिकल 8 में ग्लोबल स्टॉक टेक की अहमियत के बारे में बताया गया। एंड देन फाइनली क्या हुआ है कि 2023 में जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुई है, यहां पर जो ग्लोबल स्टॉक टेक है उसको मतलब रिकॉग्नाइज तो इसको तभी कर दिया था, एंड देन फाइनली इसको रिकॉग्नाइज करके पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक का इस्तेमाल करके पूरे तरीके से इस पर लोगों ने या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने चर्चा की है। और इसको नेक्स्ट 5 ईयर में फिर दोबारा इस पर मतलब इसी के माध्यम से नेक्स्ट 5 ईयर में फिर से इस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो ये कुछ कॉप 28 में जो इससे रिलेटेड हुआ है। खैर वापस आते हैं मुद्दे पर कि क्या ऑलरेडी हम कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या है और क्या करना बाकी है। जैसे एक माउंटेन पर आप चढ़ते हैं
तो माउंटेन पर चढ़ने से पहले एक आप क्या करते हैं कि पर्वत पर चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट ही अगर हमें चढ़ना है तो हम एक रणनीति बनाते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक रणनीति बनाता है। एंड जब हम बीच में अगर पहुंच गए तो हम देखते हैं कि ऑलरेडी हम कितना चढ़ चुके हैं और कितना चढ़ना बाकी है। इन दो स्टेप पर भी ये काम करता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, उसका वजह से प्रभाव क्या है, या फिर कितना काम करना बाकी है, क्या कितना माउंटेन चढ़ना अभी बाकी है। तो एक रिव्यू मैकेनिज्म की तरह स्टॉक टेक जो है काम करता है। और इसी के आधार पर जो ये तीन चीजों को जो इनको कंसीडर करता है, इसी के आधार पर बेसिकली टारगेट सेट किए जाते हैं। जैसे रिव्यू मैकेनिज्म में जैसे क्या करता है कि एक तो मिटिगेशन से रिलेटेड चीजें देखता है, एक बेसा अडॉप्टेशन से रिलेटेड, एंड आपका क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड एंड अदर्स, ये सारी की सारी चीजें देखता है। एंड देन उसी के आधार पर रिव्यू करके ये देखता है कि कितना हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, वो सारी की सारी चीजें डिसाइड करता है। जैसे अगर हम कॉप 28 की बात करें तो कॉप 28 में इसने पाया, कॉप 28 में ग्लोबल स्टॉक टेक ने पाया है कि ओवरऑल अगर आप यहां इस आर्टिकल में भी देखेंगे, द स्टॉक टेक फाउंड दैट स्टेप टेकन बाय पार्टीज वर inadequate and even the most optimistic case would be see 5% reduction in emission by 2030 over 2019 लेवल। तो 2019 के लेवल का 5% ही कम कर पाएंगे, ठीक है, जबकि होना कितना चाहिए था, 43% होना चाहिए था। तो ये इसके कुछ रिव्यू मैकेनिज्म है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि जो हमने टारगेट जैसे पेरिस एग्रीमेंट में लिया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमें कम रखना है, ठीक है, और उसी के आधार पर कितना हम काम कर चुके हैं, जो कि यहां पर आपको फाइनली दिख भी रहा होगा इस आर्टिकल के माध्यम से, ठीक है। तो उस फाइंडिंग के बेसिस पर क्या करते हैं, हम ओवरऑल टारगेट सेट करते हैं। आई होप ग्लोबल स्टॉक टेक यहां पर कंप्लीट हो गया है। देन अब हम बात करते हैं किसी भी क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा है जब, तो इसके लिए सबसे जरूरी पैसा, सबसे जरूरी चीज क्या है, पैसा है ना। तो यानी कि हम बात कर सकते हैं जलवायु वित्त की, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस की। अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, पैसा, रोकड़ा, मनी, है ना। क्योंकि जो आपका अगर देखें कि डेवलप्ड नेशन है उन्होंने तो कमाया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से भुगतान किसको करना पड़ रहा है, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भुगतान करना पड़ता है, वो ज्यादा सुभेद है उसके प्रति। तो अगर वो उनको पैसा दें, या जलवायु वित्त की अगर हम बात करें, तो इसी से जो है आपका जलवायु परिवर्तन से कोई देश, कोई सिटी, या फिर कोई एक जो है पर्टिकुलर ग्रुप जो योगदान करता है जलवायु परिवर्तन को कॉम्बैक्ट करने में या उसको कम करने में, तो वो लड़ कैसे सकता है, उसके लिए क्या चाहिए, सोर्स चाहिए, पैसा आपको चाहिए होता है। तो अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो ये तीन चीजों को ऑलरेडी कंसीडर करता है। क्लाइमेट फाइनेंस करें तो किस किस चीज को कंसीडर करता है, एक तो मिटिगेशन को, ठीक है, एक अडेप्टेशन को, एक लॉस एंड डैमेज फंड को, ठीक है। मिटिगेशन, अडेप्टेशन, मिटिगेशन यानी कि बेसिकली अडेप्टेशन की बात करें तो इसको अनुकूलन होता है, एक समन होता है, एक होता है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। मिटिगेशन यानी कि भाई देखिए ऑलरेडी हमने क्या करा कि जैसे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम कर दिया। अडेप्टेशन क्या कर दिया, मान लीजिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बिल्ड कर दिया, ठीक है। तो एक होता है समन, एक होता है अनुकूलन, ठीक है। एंड देन बात आती है लॉस एंड डैमेज फंड की, ठीक है। हालांकि लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में जो चर्चा है वो 1991 से जो आपके पर्टिकुलर वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ऐसे जो नेशंस हैं वो इसकी डिमांड करते आ रहे थे, लेकिन फाइनली कॉप 28 में आकर इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। जानेंगे हम कॉप 28 के बारे में, फिलहाल इन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल जो भी पैसा पहले दिया जाता था, जो भी डेवलप्ड नेशन पैसा दे रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज को, या जो भी पैसा खर्च होता था वो पहले होता था कि भाई देखो आपको मिटिगेशन और अडेप्टेशन के बेस पे होता था। मिटिगेशन हमने अपना लिया है और अडेप्टेशन हमने क्या कर लिया है कि भाई जो है समन कर दिया और अनुकूलन कर दिया, जहां पर हमने इंफ्रा वगैरह क्रिएट कर लिया है। तो अगर हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो वो हमें इनएडिक्वेट सा दिखाई देता है, अपर्याप्त दिखाई देता है। कैसे कि अगर हम बात करें ओईसीडी की,
ऑक्सफैम रिपोर्ट की। तो ओईसीडी की जैसे अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिच कंट्री प्रॉमिस डेवलपिंग नेशन यूएस $100 बिलियन अ ईयर इन अ क्लाइमेट फाइनेंस बाय 2020। लेकिन अगर बायलैटरल फाइनेंस, मल्टीलेटरल फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट और प्राइवेट फाइनेंस को मिला दें तो ओवरऑल जो हमारा टारगेट था वो यहां पर था। इन सबको मिला दें तो भी हमारा टारगेट क्या है, कंप्लीट नहीं होगा। और इसमें हमारे पास प्राइवेट जो फाइनेंस है 2015 में, उससे रिलेटेड तो डेटा हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, या फिर हम बात करें कि आईएमएफ क्या कहता है। आईएमएफ कहता है कि भैया हमें अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है या क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो वर्ल्ड को रिक्वायर है, या जो डेवलपिंग नेशन है या जो भी पूरे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो ज्यादा आहत होते हैं कंट्रीज या देश, उनको रिक्वायरमेंट है $630 बिलियन की पर ईयर। जबकि अगर अगर हमें क्या करना है, मेंटेन करना है 1.5 डिग्री के पाथवे को। ठीक है, जबकि हमें एक्चुअल फ्लो है, एक्चुअल जो पैसा है वो कितना आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए ये आ रहा है आपका $50 बिलियन, जबकि रिक्वायरमेंट कितना आईएमएफ के अकॉर्डिंग कि एट $360 बिलियन अ ईयर क्लाइमेट फाइनेंस इज फ्रैक्शन ऑफ व्हाट नीडेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक आपको ह्यूज गैप जो है यहां पर देखने को मिलता है कि जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट फाइनेंस में, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा डेवलपिंग नेशन का, और जो ऑलरेडी हम पैसा देते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉस एंड डैमेज फंड की। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह पता रहे कि लॉस यानी कि हानि या डैमेज यानी कि क्षति होती क्या है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि भाई ओवरऑल आपको लॉस एंड डैमेज के बारे में पता है। ठीक है, पता होना भी चाहिए। देखिए, हालांकि लॉस एंड डैमेज के बारे में कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन डिफाइन नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं या फिर कोई बहुत सारे जो विद्वान हैं वो लॉस एंड डैमेज को किस तरीके से देखते हैं कि लॉस का मतलब इरिवर्सिबल, ऐसी चीज जो जा चुकी है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ आते समय जो जान और माल की हानि होती है, तो बेसिकली जो लोग बाढ़ के कारण, जिस बाढ़ आने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई है वो हमारे लॉस में आते हैं। जबकि बाढ़ आने के कारण जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जो भी अवसंरचनात्मक जो संरचना है उसका नुकसान हुआ, जिसको हम बाद में बिल्ड कर सकते हैं, वो हमारा डैमेज के अंदर आता है। तो कहानी आती है लॉस एंड डैमेज फंड पर। लॉस एंड डैमेज फंड की जो मांग है वो 1991 से ही होती आ रही है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है कि औपचारिक रूप से COP29 जो वर्साओ में होती है 2013 में, इस पर जितने भी देश हैं जो विकासशील देशों के वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना के लिए औपचारिक रूप से जो डेवलप्ड नेशन है वो तैयार हो जाते हैं। देन आगे बात आती है अगेन 2015 में, जिसमें अगेन पेरिस समझौते में महत्ता बताई है लॉस एंड डैमेज फंड की। फिर बात आती है COP25 में सेंटियागो नेटवर्क में, फिर लॉस एंड डैमेज फंड की बात उठती है, लेकिन कोई भी फंड यहां पर रिलीज होता नहीं है। देन COP27 जो कि इजिप्ट में होती है, अगेन लॉस एंड डैमेज फंड की जो है स्थापना कर दी जाती है, और किस तरीके से फंड का संचालन किया जाएगा इसके लिए कमेटी बना दी जाती है, दैट इज ट्रांजिशनल कमेटी। ठीक है, या फिर संक्रमणकालीन समिति, ट्रांजिशनल कमेटी यहां पर बना दी जाती है। एंड देन फाइनली COP28 में क्या होता है, COP28 में फाइनली इसको पूरे तरीके से ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया जाता है। ठीक है, या इसको संचालित किया जाता है पूरी तरीके से, जिसमें कुछ नेशंस आकर बोलते हैं कि भाई हम लॉस एंड डैमेज में $750 बिलियन जो है क्या करेंगे, डालेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, जो भी है लॉस एंड डैमेज फंड में उनको डाला जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। वो क्या है भाई, वो ये है कि इस लॉस एंड डैमेज फंड में कब आप पैसा डालोगे, पहली बात तो ये क्लियर नहीं है। पैसा किस आधार पर बांटा जाएगा, मतलब क्या बेस होगा उस पैसे को बांटने का, क्या उसमें विकासशील देश शामिल होंगे, और विकासशील देश अगर शामिल होंगे तो उसमें क्या इंडिया शामिल होगा, चाइना शामिल होगा।
अभी तक इस बात पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है, जस्ट एक कमिटमेंट है कि हम इस लॉस एंड डैमेज फंड में क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुछ इश्यूज या क्वेश्चन मार्क मुझे लॉस एंड डैमेज फंड पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड आउटकम है, ठीक, वो है आपका दुबई सर्वसम्मति यानी कि दुबई कंसेंसस। ठीक, यहां इसको जानने से पहले आपको दो तीन चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। एक है फेज आउट, एक टर्म है फेज डाउन। ठीक है, सो जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, जो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, वहां पर जो डेवलप्ड नेशन है यानी कि जो आपके विकसित देश हैं, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, कोल के यूज को, कोल के यूज को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे या कोल के उपयोग को पूरे तरीके से प्रतिबंध कर देंगे या पूरे तरीके से हटा देंगे। ठीक है, जबकि जो डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया, चाइना, विकासशील देश, विकासशील देशों ने यह बोला कि हम फेज आउट करने की बजाय धीरे धीरे कोल के यूज को कम करेंगे, क्योंकि फेज आउट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया के केस की बात करें, 70% लगभग 70% आज भी जो एनर्जी आपकी आती है वो भी आती है आपकी कोल बेस्ड एनर्जी होती है। ठीक है, और फेज डाउन में विकासशील देशों ने यह बोला कि आप हमें एक बात बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कोल से होता है, ऑयल से नहीं होता क्या? ऑयल के एक्सट्रैक्शन से, नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन से नहीं होता है क्या? इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, तो आप उनको कंसीडर क्यों नहीं करते, केवल और केवल कोल को ही कंसीडर क्यों करते हैं? देन अगेन अब कॉप 28 में क्या हुआ है कि इन दोनों में कोल का टर्म का यूज हुआ है ना, कोल के कम करने पर या कोल को फेज आउट या फेज डाउन करने पर बात हुई, फेज आउट और फेज डाउन में प्रीवियस कॉप्स में, है ना, प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 में क्या हुआ है कि हमने इसकी जगह वर्ड यूज किया है ट्रांजिशनिंग अवे, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख भी सकते हैं, ट्रांजिशनिंग अवे, जहां पर हमने कोल की जगह फॉसिल फ्यूल के वर्ड जो है यूज किया है कि हम 2050 तक, अगेन यहां पर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है, अगेन ये बोला है कि 2050 तक हम फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे क्या कर देंगे, पूरे तरीके से यूज में लाना बंद कर देंगे। तो ये रहा आपका फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे ट्रांजिशनिंग अवे। ठीक है, तो पहले फेज आउट और फेज डाउन में कोल वर्ड का यूज हुआ, एंड देन अभी फाइनली जो आपका फॉसिल फ्यूल है, ट्रांजिशनिंग अवे में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब डेवलप्ड नेशन, और ये जीत है कहीं ना कहीं डेवलपिंग नेशन की। अब डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया है या चाइना है, ये अपना कुछ काउंटर पॉइंट्स रखते थे, जैसे ये बोलते थे कि जो इंडिया है आपका, अगर आप इंडिया को गौर से देखेंगे तो भैया हमारा ओवरऑल एब्सोल्यूट जो कोल प्रोडक्शन है या कोल से एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, और पर कैपिटा कोल प्रोडक्शन में तो और ही ज्यादा कम है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ही इतनी है। जबकि चाइना का आप देखेंगे तो धीरे धीरे लगातार ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हम 8th नंबर पर हैं। ठीक है, अगर चाइना देखिए, चाइना तो बहुत ज्यादा मतलब CO2 का एमिशन कर रहा है कोल का यूज करके। ठीक है, तो ये सारी के सारे अगर पॉइंट्स को भी देखा जाए तो इंडिया काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पर क्या हुआ है कि ट्रांजिशनिंग अवे वर्ड का यूज हुआ है और उसमें फॉसिल फ्यूल वर्ड को इस्तेमाल किया गया एज कंपेयर टू कोल वर्ड को लेकर। इसमें कोल वगैरह, नेचुरल गैस, ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये सारी की सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड आउटकम की। ठीक है, देखिए कुछ कंट्रीज हैं, थर्ड आउटकम आपका है ये मीथेन एमिशन से कट से रिलेटेड। देखिए मीथेन जो एमिशन है उसमें ये पोटेंशियल है कि वो लगभग 28 गुना, या टेबल में अगर हम देखेंगे तो 21 गुना कहीं पर दिया हुआ है, कहीं पर 28 गुना दिया हुआ है, कि ग्लोबल वार्मिंग को 28 गुना ज्यादा या CO2 से 28 गुना ज्यादा कैपेसिटी है
उसमें बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग करने पर या जलवायु परिवर्तन करने पर। ठीक है, तो अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन देखेंगे तो ओवरऑल 25% जो है 25% ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान है, और ये 40% नेचुरल सोर्सेज से आती है और 60% आती है आपके एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानवकृत जो है कारणों के कारण ये बेसिकली मीथेन एमिशन होता है। तो जैसे लाइव स्टॉक जो पशुधन होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है, ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, वेस्ट जो सेक्टर है यहां से आपकी क्या होती है, मीथेन आती है। ठीक है, तो अगेन क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। ठीक, तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर, लेकिन इंडिया क्या करता है कि मीथेन के एमिशन कट को लाइक कॉप 28 में भी मीथेन के एमिशन कट का अपोज करता है। क्यों अपोज करता है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो मीथेन है आपकी या तो लाइव स्टॉक से आती है या एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। तो अगर इंडिया इसमें एग्री हुआ देन फाइनली क्या होगा कि हमारे उस सेक्टर पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इंडिया का कुछ और प्लान भी है या कुछ और भी उस पर पॉइंट रखता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस कॉप में क्या हुआ था, अगर हम बात करें ग्लासगो की, है ना, कॉप 26 की, तो प्रीवियस कॉप में ये हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आए, है ना, 100 कंट्रीज, और उन्होंने बोला कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 30% मीथेन एमिशन को कम कर देंगे, और उसका इंडिया जो है उसमें बेसिकली सिग्नेटरी पार्टी नहीं था। ठीक है, आई होप ये चीज आपको पता लग गई अब। ठीक है, या फिर आपको ये पता भी होगी। ठीक है, क्योंकि पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ऐसा हुआ था। देन फाइनली अभी क्या हुआ है कि इंडिया यहां पर कोई टारगेट सेट नहीं किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से मीथेन आती है और लाइव स्टॉक से मीथेन आती है, तो उस क्षेत्र पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। एज यू नो दैट कि भैया जो एग्रीकल्चर सेक्टर है आज भी वहां पर लोग जो है 50% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से जो है रोजगार जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उनको वहीं से ही मिलता है। तो इंडिया इसमें सिग्नेटरी नहीं है। अगेन एक प्रीलिम्स के लिए अगेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, एंड मेंस में भी आप इसमें से एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। क्या कि हम बात करते हैं मीथेन एमिशन के कट की और कार्बन डाइऑक्साइड के कट की। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल जो है ग्लोबल वार्मिंग का वो 21 टाइम्स ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन का, लेकिन अगर सल्फर हेक्साफ्लोराइड देखेंगे तो ये यहां पर अगर पोटेंशियल देखोगे तो ये है 23,900 टाइम ज्यादा, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम केवल और केवल मीथेन के एमिशन के कट की क्यों बात करें, इसके अलावा ये डिफरेंट जो गैसेस हैं, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, परफ्लोरोकार्बन हो, सल्फर हेक्साफ्लोरीन हो, फ्लोराइड हो, इनके एमिशन कट की बात क्यों नहीं करते हैं, इनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगेन फिर से प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि भैया आपसे पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में इन गैसों को मतलब बढ़ते क्रम में जो है आप इनको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम जैसे अगर इन गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद करते हैं फोर्थ आउटकम की बात। ठीक है, एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा या फिर प्लेज लिया गया है, जिसमें 130 नेशन, मतलब सबसे सफल प्लेज कॉप 28 का यही है, जिसमें 130 नेशन एक साथ आए हैं और उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे कि 2030 तक जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, नवीकरणीय ऊर्जा की, उसको एटलीस्ट कहां तक लेके जाएंगे, 11,000 गीगावाट तक लेके जाएंगे बाई 2030, और कोशिश ये करेंगे कि पर ईयर इसमें 2 to 4% का भी इंक्रीमेंट हो। ठीक है, इंटेंसिटी को इसकी बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट है आपका जो कि लिया गया है आपका किसके अंदर, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा के अंदर। ठीक है, चाहे उसमें रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे उसमें विंड एनर्जी हो, या उसमें हाइड्रो पावर इंक्लूड हो। ठीक है, इसके अलावा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक,
अब इंडिया का अगर आप प्लेस देखेंगे या इंडिया का नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे, तो इंडिया ऑलरेडी CO2 का जो एमिशन है वो इतना कम कर रहा है। CO2 का एमिशन कम करने के बाद भी वर्ल्ड लेवल पर अगर उसे मैच करेंगे या दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो उसका जो बेसिकली राष्ट्रीय निर्धारित योगदान है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। जैसे ग्लासगो में जो अपडेट भी हुआ था, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वहां इन्होंने अपडेट भी करा कि गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का 2030 तक 500 गीगावाट करना है। ठीक है, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है उसको 500 गीगावाट पहुंचाना है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, है ना, सोलर पावर हो, सोलर एनर्जी हो। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है, जबकि ऑलरेडी 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा से भारत क्या करता है, प्राप्त करता है। 2030 तक अपने अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की क्या करनी है, कमी करनी है, कार्बन कैप्चरिंग बढ़ानी है बेसिकली। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना है और 2070 तक हमें नेट जीरो लेके आना है। ठीक है, नेट जीरो करना है भारत को। अब आप कहेंगे सर ये नेट जीरो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए आप कि एक और आपने मान लीजिए 100 यूनिट कार्बन उत्सर्जन किया और 100 यूनिट कार्बन ही क्या कर दिया, उसका कार्बन कैप्चरिंग जो है डेवलप कर दी एक और, तो यही क्या है आपका नेट जीरो। मतलब जितना आपने उत्सर्जन किया उतना ही आपने क्या कर दिया, कार्बन बेसिकली कैप्चरिंग जो है डेवलप कर दिया। तो ओवरऑल आपका क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं, और यही आपका क्या है, नेट जीरो है। मान लो कि आप 10 यूनिट जो है कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो और आप 10 पेड़ लगाकर, ऐसा होता है कि वो 10 यूनिट जो है कार्बन उत्सर्जन उनके थ्रू क्या हो जाएगा, बेसिकली कैप्चरिंग हो जाएगा। तो वी कैन से कि वो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट नेट जीरो का है। ठीक है, चलिए, तो कुल देश इसमें कितने शामिल हैं, 130। उद्देश्य क्या है कि अगेन नवीकरणीय ऊर्जा को कम से कम 11,000 गीगावाट पर पहुंचाना, 3 गुना कर देना रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, और 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार करके वैश्विक औसत वार्षिक दर का लगभग 2% से 4% के अधिक करना है। मतलब लगातार इस पर प्रयास करने हैं। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल कूलिंग प्लेज, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जैसे आपने एसी चलाया, एसी चलाने की वजह से जो भी एमिशन हुआ है, तो हमें कोशिश ये करनी है इस प्रतिज्ञा के माध्यम से जो शीतलन संबंधित, यानी कि जैसे एसी वगैरह है, एयर कंडीशन वगैरह है, तो शीतलन संबंधित जो आपका उत्सर्जन है उसको आज से 68% तक कम करना है 2030 तक, है ना। और उसमें कोशिश ये करनी है कि उल्लेखनीय वृद्धि करनी है और नए एयर कंडीशन की वैश्विक औसत दक्षता को, उसकी एफिशिएंसी को लगभग हमें 50% तक बढ़ाना है। मतलब कि भैया हमारा यहां पर ओवरऑल एसी तो चल रहा है, ठीक है, अब उसका एमिशन क्या हो रहा है, एमिशन वो कम कर रहा है आज के मुकाबले, तो हमें कोशिश करनी है कि उसकी एफिशिएंसी को हम 50% तक इंक्रीज कर दे। तो ये है आपका ग्लोबल कूलिंग प्लेज। चलिए और आउटकम की बात करते हैं। एक आउटकम है चैंप इनिशिएटिव। ठीक है, एक आउटकम है चैंप इनिशिएटिव, लेकिन चैंप इनिशिएटिव में जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसको आप जान लीजिए। एक है उच्च स्तरीय चैंपियन, यानी कि हाई लेवल चैंपियन। ठीक है, जैसे COP28 में रजान अल मुबारक को हाई लेवल चैंपियन बनाया गया। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाई लेवल चैंपियन क्या होते हैं, तो हाई लेवल चैंपियन जो है ये आपकी नॉन पार्टीज होती है, नॉन पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एनजीओ हो सकते हैं, आपके इंडिविजुअल हो सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल के, ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल हो सकते हैं, इसके अलावा सिविल सोसाइटी हो सकती है। तो ये सब क्या है, आपके हाई लेवल चैंपियंस होते हैं, जो कि एक तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसको, बेसिकली जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मतलब उनको जागरूक कर सकते हैं या उनको कुछ ऐसे स्टेप बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ यहां पर ऐसे ऐसे कदम हम उठा सकते हैं, तो इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, या क्लाइमेट चेंज से ये हो रहा है तो सोसाइटी को जागरूक कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हाई लेवल के जो है ये पर्सनैलिटीज जो होती हैं,
इंडिविजुअल, तो जैसे आपने देखा कि ये है आपकी रजान अल मुबारक, उच्च स्तरीय चैंपियन जो है, इनको बनाया गया है। ये कहानी शुरू हुई थी कॉप 20 से, ठीक है, एंड फाइनली कॉप 21 में पहली बार हाई लेवल चैंपियन को बनाया गया था, एंड देन अभी के जो हाई लेवल चैंपियन है आपके रजान अल मुबारक हैं, ठीक है। अब ये चैंप इनिशिएटिव है क्या, यानी कि उच्च महत्वाकांक्षा बहुस्तरीय साझेदारी के लिए गठबंधन। चैंप इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि जो 65 नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो एक साथ आई हैं और उन्होंने जलवायु रणनीतियों की योजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन और निगरानी के लिए चैंप प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किए हैं कि जो योजना है बेसिकली उसका जो फाइनेंस है और उस पर जो निगरानी रखनी है उससे रिलेटेड जो आपका इनिशिएटिव है वो है आपका चैंप इनिशिएटिव। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो है चैंप जो है हाई लेवल चैंपियंस आपके कौन होते हैं और अभी कॉप 28 में कौन था। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत जो है वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, चाहे पर्यावरण से संबंधित जब मुद्दे आते हैं तो जब तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ये हमें पता लगता है हमारे एनडीसी से, राष्ट्र निर्धारित योगदान से। तो अगेन भारत सरकार ने कॉप 28 में अपने 3 जो ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए हैं, जिनकी हमें बात करनी है, जो अगेन फिर प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत सरकार की या भारत की कॉप 28 में कौन सी पहले हैं? पहला है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, दूसरा है ग्रीन क्रेडिट पहल, तीसरा है जलवायु स्वास्थ्य पहल, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस की, तो कहानी यह होती है कि बायलेटरली है ना, मतलब दोनों के दोनों पक्ष जैसे यूएसए और इंडिया कॉप 28 में मिलते हैं। तो भारत में चल रहा था राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ऐसे ही उसी तर्ज पर वहां पर आपका मिसिसिपी से रिलेटेड चीजें चल रही थी। तो इन्होंने क्या करा, दोनों ने इस पर एक समझौता कर लिया एंड देन फाइनली राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और मिसिसिपी रिवर सिटीज टाउन्स इनिशिएटिव के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किससे रिलेटेड? अगेन नदियों के संरक्षण से रिलेटेड, ठीक है। अब ये इनिशिएटिव को इंडिया क्या है ग्लोबल लेवल पर लेके चला गया है। ग्लोबल लेवल पर इसमें क्या हुआ है, ग्लोबल लेवल पर यहां पर क्या हुआ है कि 11 जो कंट्रीज हैं, 11 जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आई हैं, है ना, और उन्होंने GRCA इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगेन ये क्या करेगा, रिवर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है, यानी कि सस्टेनेबल यूज रिवर के एनर्जी जो वाटर फ्लो है उसको बनाए रखना है। तो और इसके अलावा जो रिवर है उसके वाटर फ्लो भी हो गया, उसमें जो सीवेज व्यवस्था है ना, या जो सीवेज उसमें जाता है, सीवरेज का जो गंदा पानी उसमें जाता है, वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं, ठीक है, या फिर उसको कम करना या फिर उसको रोकना है। तो इससे रिलेटेड ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस जो है चलाया गया है। एंड अगेन नदियों के संरक्षण से रिलेटेड जो है GCRA इंडिया का ही एक कॉन्सेप्ट है जो कि अब बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर चला गया है, वैश्विक स्तर पर चला गया है, ठीक है। फिर बात आती है ग्रीन क्रेडिट पहल की, ठीक है, वैश्विक क्रेडिट कार्यक्रम की तर्ज पर। तो बेसिकली भारत में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें जैसे आपका बेसिकली एफोरेस्टेशन था, ठीक है, वाटर था, है ना, वाटर कंजर्वेशन या रिवर था, मैंग्रोव्स थे, ये सारी की सारी चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी 8 चीजें थी जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर आती थी। मतलब वो इसमें चीजें इंक्लूड थी जो कि कार्बन कैप्चरिंग में मदद करती हैं, ठीक है। तो अब इंडिया इसको क्या है अगेन एक वर्ल्ड लेवल पर लेके गया है और इंडिया ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम जो है या जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया है, अगेन वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड। तीसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर इंडिया ने ब्राजील की मदद से जलवायु स्वास्थ्य पहल भी शुरू की है। पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर यह रिकॉग्नाइज किया गया है कि बेसिकली आपका जलवायु परिवर्तन से भी आपका क्या है हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट वेव्स आ गई, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लड हो गया, ठीक है, तो उससे होने वाले जो प्रभाव है उससे रिलेटेड, जलवायु से परिवर्तन के होने वाले जो प्रभाव है स्वास्थ्य पर, उससे रिलेटेड पहल भी भारत ने शुरू की है, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंडिया के इनिशिएटिव, ठीक। अब इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि इसके
क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, ठीक है, क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव जो है आउटकम हमें देखने को मिले हैं, या फिर सकारात्मक जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिली हैं। देखिए, अब इसमें सकारात्मक क्या है, जैसे अगर हम लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो इतने वर्षों के मतलब कहानी 1991 से शुरू हुई है, 2023 में आकर फाइनली लॉस एंड डैमेज को ऑपरेशनलाइज किया गया है, जहां पर $750 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है या जो पैसा है वो उसमें डिफरेंट डेवलप्ड नेशन जो है उसमें डालेंगे, ठीक है, पहला ये हो सकता है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करना है, कब तक, 2030 तक। इंडिया खैर अपोज कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर देखें तो मीथेन को बेसिकली रिड्यूस किया करने का जो टारगेट है वो रखा गया है, ठीक है, और पहले भी एक 30% बाई 2030 ये भी रखा गया है। पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया गया है, या फिर इससे भी पहले ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, जहां पर रिवर के कंजर्वेशन की बात की गई है ना, इसके अलावा या उसके सस्टेनेबल यूज की बात की गई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, पहली बार क्लाइमेट चेंज और हेल्थ का रिलेशन जो है बेसिकली उससे रिलेटेड एक इनिशिएटिव जो है लेके आया है भारत, जहां पर ये बता रहा है भारत का जो इनिशिएटिव है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ लिया है इन्होंने, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके अंदर कुछ इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं। इश्यूज कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सबसे पहले वही मीथेन का जो एमिशन है या उत्सर्जन है उसका जो कट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसको रिडक्शन से रिलेटेड। दूसरा, अब रिडक्शन में हम मीथेन को ही क्यों टारगेट करें, इसके अलावा हम भाई जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा है, तो उसको हम क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं वहां पर। अगेन लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसका कोई आउटकम नहीं है, मतलब आउटकम इन द सेंस कि वो स्टेब्लिश कर दिया है, कंट्रीज ने बोला है, डेवलप नेशन ने, कि हम जो है पैसा डालेंगे इसमें, $750 बिलियन या $800 बिलियन हम इसमें डाल देंगे, लेकिन किस आधार पर बांटा जाएगा, किसको बांटा जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी आउटकम अभी नहीं है या कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तीसरा, अगर जितने भी आउटकम आपने देखे होंगे वहां पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी के आउटकम को छोड़ दें, जो कि सबसे सक्सेसफुल आउटकम यही मेरे को देखने को मिलता है, तो जितने भी आउटकम देखने को मिलेंगे, जितने भी एनर्जी हो या किसी चीज से भी रिलेटेड आउटकम अगर आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें सर्वसम्मति की कमी दिखाई देती है, सर्वसम्मति की कमी दिखाई देती है। कहीं पर 65 नेशन है, कहीं पर 66 नेशन है, कहीं पर 100 नेशन एक साथ आए, कहीं पर 118 नेशन एक साथ आए, ठीक है, तो इसमें सर्वसम्मति की कमी देखने को हमें मिल रही है। अलग अलग इनिशिएटिव है, जैसे अगर हम GCRA की बात करें, ग्लोबल सिटी रिवर अलायंस की, तो यहां पर 11 नेशन ही रिवर के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, या फिर द्विपक्षीय तौर पर USA और इंडिया ने इसको शुरू करा, ठीक है, जबकि रिवर कंजर्वेशन जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज के कारण वो तो पूरे वर्ल्ड का ही मुद्दा है ना, ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हमें देखने को यहां पर COP28 में दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ऐसे क्या मुद्दे हैं जो COP28 में आपको दिखाई देते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव, आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होगी। तो अगर आपको ये राउज आईएएस की हिंदी की ये पहल अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो राउज आईएएस के इस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।